हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप सब। आई होप आप सब लोग ठीक हैं और अपना वर्क प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट को स्टार्ट किया था और उसके बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी थी, जिसमें इम्पॉर्टेंटली हमारे पास क्या था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं, और फिर हमारे पास 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ थी फंडामेंटल, और बाकी सारी क्वांटिटीज़ जो हैं वो कैसे हैं डिराइव। फंडामेंटल क्वांटिटी हो या डिराइव क्वांटिटी हो, तब हम उसको मेज़र करेंगे तो हमें यूनिट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं हमारी, जो इंडिपेंडेंट है, अपने आप में कंप्लीट है। अब देखिए, जैसे मान लो कि मुझे इस मार्कर की लेंथ मेज़र करनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे एक इंची टेप का यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पे एक स्केल का यूज़ कर सकते हैं। क्या मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैं अपने हाथ का यूज़ कर लूँ और मैं कह दूँ कि देखो ये लेंथ है हमारे मार्कर की। अब इसको आप ऑब्वियसली बोलेंगे कि नहीं, ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका तो है कि हम क्या करें, स्केल का ही यूज़ करें। ये सही तरीका क्यों नहीं है बेटा, क्योंकि इसमें कुछ वेल डिफाइंड जैसी कोई चीज़ नहीं है। अब सभी का हाथ इसी साइज में हो तो कोई ज़रूरी नहीं है ना, किसी का बड़ा भी हो सकता है, किसी का छोटा भी हो सकता है। तो ऐसा यूनिट कौन सी होती हैं जिनको एक्सेप्ट किया जाएगा ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट कंडीशंस के साथ ना बेटा, वो प्रॉपर तरीके से डिफाइंड भी तो होनी चाहिए ना। ऐसा थोड़ा नहीं कि आप कुछ भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमारे पास जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनकी एक प्रॉपर डेफिनेशन है, जिससे उसको डिफाइन करना इजी है, उसको समझना इजी है और फिर उसको आगे बनाना भी इजी है। देखिए, सबसे पहले हमारे पास आती है लेंथ। अब लेंथ की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है मीटर, जो सिंबल होता है वो होता है एम। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो देखिए बेटा, डेफिनेशन मत देखिए, अभी सुनिए पहले बात क्या है कि लाइट है। आपको पता है कि लाइट जो है वो वैक्यूम में हम अप्रॉक्सीमेटली मानते हैं कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल करते हैं, पर एक्चुअली में 3 × 10⁸ नहीं होता। वो जो फिगर होता है वो ये होता है 299729458। ठीक है, तो देखिए, आपको इतना बड़ा फिगर याद करने की जरूरत नहीं है। हम इसको अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁸ तक बोलते हैं। ये कुछ और नंबर नहीं है, वो स्पीड ही है। तो बेसिकली हम कैसे कहना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं मान लो ये वैक्यूम है, ठीक है, और यहाँ पे लाइट ट्रैवल करने लग रही है, तो 1/299729458 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड का ये हिस्सा, इतने टाइम के अंदर जो लाइट है जितने डिस्टेंस को ट्रैवल कर जाएगी उसको हम 1 मीटर बोलेंगे। दोबारा सुनिए बेटा कि हमारी लाइट है वो वैक्यूम के अंदर ट्रैवल कर रही है कितने, अब लाइट तो कितनी भी देर तक ट्रैवल कर सकती है ना, लेकिन जब लाइट 1/299729458 सेकेंड्स, मतलब इतने टाइम के अंदर, ये सामने जो लिखा हुआ है, इतने सेकेंड्स के अंदर जो डिस्टेंस को ट्रैवल करेगी उसको हम 1 मीटर बोलेंगे। नंबर आपको याद नहीं रखना, सिर्फ और सिर्फ आपको बताने के लिए है, या आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। आप रफली याद रख सकते हैं 3 × 10⁸। क्या ये बात क्लियर हुई? रफली हम इसको 3 × 10⁸, हम यूजुअली जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्पीड ऑफ लाइट लिए, ज़्यादा कुछ नहीं है, तो वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर बताना था, क्योंकि बेटा हम थोड़ा सा भी चेंज अपनी तरफ से नहीं कर सकते। मैं चाहती तो शुरू में भी इसको 3 × 10⁸ लिख सकती थी, बट वो जानबूझ के नहीं लिखा गया है। क्यों? क्योंकि हम उसमें कोई चीज़ नहीं कर सकते। अगर सोचो आप इसको 3 × 10⁸ बनाते होगे तो फिर ये वेल डिफाइन कैसे रही? ये वो डेफिनेशन थोड़ी ना रही जो एक्चुअली में होती है। तो समझने के लिए है आपकी वो सिर्फ, ठीक है। आगे देखिए, अब सेकंड आता है हमारे पास मास। अब आपको पता है कि मास की ऐसे यूनिट होती है किलोग्राम। जैसे देखिए, ये आपने एक मार्कर बनाया, ये मार्कर बनाया हुआ तो इसका कोई ना कोई वजन होगा। तो हम अब आप कहते हैं कि भाई हम जो मेजरमेंट करते हैं, आजकल तो हमारी जो आ गई डिजिटल मशीन्स आ चुकी हैं, पर वैसे हमारे पास जैसे मान लो कि कोई घर पे हम यूज़ करते हैं, तो हमारे पास लोहे के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको हम बाट बोल देते हैं, वो क्या होते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, मेजरमेंट्स करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब वो कहाँ से बने होंगे भाई? कहीं से तो हमने मेजरमेंट किया होगा ना कि हाँ ये एग्जैक्टली 1 kg है, ये छोटा बड़ा नहीं है हमारे पास। देखिए, तो क्या होता है बेटा कि जब हमारे पास ये सारे के सारे सिस्टम्स को डिफाइन किया जा रहा था, तो एक सिलेंडर बनाया गया, एक प्रोटोटाइप सिलेंडर। एक्चुअली प्रोटोटाइप वर्ड जो होता है वो स्पेसिफिकली उसके लिए यूज़ करते हैं। प्रोटोटाइप मीन्स ओनली 1 काइंड, मतलब प्रोटोटाइप क्या होता है, 1 काइंड। ठीक है, तो एक सिलेंडर बनाया गया, वो सिलेंडर पर्टिकुलरली प्लेटिनियम और आइरिडियम अलॉय से बना था। यहाँ पे देखिए, प्लेटिनियम और आइरिडियम अलॉय से बनाया हुआ है। वो एक ऐसा सिलेंडर है जिसको बोल दिया गया था उस टाइम पे, सभी ने एक्सेप्ट किया था कि इसका जो मास है ना ये 1 kg
कोई आपसे पूछे कि ये जो 1 kg की जितनी भी चीज़ें होती है, जैसे मान लो कि ये मार्कर है, मैं कह दूँ ये 1 kg का है, तो ये किसके साथ मैच होके आया होगा? तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास एक प्रोटोटाइप सिलेंडर जो बिल्कुल शुरू में बनाया गया होगा, एक सिलेंडर रखा हुआ है। किसका बना हुआ है? प्लेटिनियम और आयोडियम एलॉय का बना हुआ है। उसका जो मास है ना वो 1 kg है और सारी चीज़ें वहाँ से कैलिब्रेट होती हैं, मतलब उसके अकॉर्डिंग से चलती है सारी चीज़ें। ये कहाँ पे रखा हुआ है बेटा? पेरिस के अंदर हमारे पास इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट है, जैसे म्यूजियम टाइप होते हैं, वहाँ पे ये स्टोर है, प्रिजर्व है अच्छे से, अभी भी हमारे पास अवेलेबल है। आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि ठीक है मैम, जिस टाइम पे डेफिनेशन डिसाइड हो रही होगी उस टाइम पे एक सिलेंडर बनाया होगा और उस सिलेंडर को बोल दिया गया होगा कि 1 kg का है, इसी पर्टिकुलर मटेरियल का क्यों बनाया? तो ये एक ऐसा मटेरियल है बेटा कि इस मटेरियल की होने की वजह से इसकी जो रिएक्शंस हैं इतनी ज़्यादा सराउंडिंग के अकॉर्डिंग नहीं है, मतलब ये अपने वेट को किसी भी तरीके से लॉस नहीं होने दे रहा। जैसे आपको पता है ना कि लोहे की कोई चीज़ बनाओगे, अब लोहा जो है, आयरन जो है, अगर वो सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट करेगा तो आपको पता है कि उस पर क्या हो जाता है? कोरोजन हो जाता है, जंग लग जाता है, तो उसका मास चेंज हो सकता है, कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है। तो ये हमारा जो एलॉय है ये कम से कम रिएक्टिव की सिचुएशन में है, मतलब इसकी वजह से ये मास है ये काफ़ी टाइम से उतना ही है, ना कम हुआ है ना ज़्यादा हुआ। ठीक है, इस पर्टिकुलर मटेरियल की खास बात है। ठीक है, तो क्या ये आपको समझ आया कि हमारे पास एक सिलेंडर रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट पेरिस, वहाँ पे इस पर्टिकुलर मटेरियल का बना हुआ है, उसका जो मास है वही है कि वो 1 kg के बराबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइम, आपको पता है टाइम की होती है सेकेंड्स। अब 1 सेकेंड किसे कहते हैं? तो यहाँ पे आपके लिए कुछ नए वर्ड्स हैं बेटा, ध्यान से समझिए। इसके डेफिनेशन को पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ। जैसे आपने क्लास 9th में स्ट्रक्चर ऑफ एटम तक पढ़ा है, तो आपको पता है कि मान लो ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है, आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और उसके अलावा आपको ये पता है कि हमारे बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं। ठीक है, पहला एनर्जी लेवल, दूसरा एनर्जी लेवल, तीसरा एनर्जी लेवल। तो पहले आप वर्ड समझिए। यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट वो होता है जो मिनिमम एनर्जी लेवल होता है। देखिए, आपको पता है हर स्टेट की अपनी एक एनर्जी होती है, तो सबसे कम जो एनर्जी होती है जिस स्टेट की, उसको ग्राउंड स्टेट बोला जाता है। ठीक है, तो भाई ये वाली शेल है जिसकी सबसे कम एनर्जी है, सबसे पहली वाली की सबसे कम एनर्जी होती है। ठीक है, अब एक वर्ड है आपके पास हाइपर फाइन। बेटा फाइन किसे कहते हैं? फाइन मतलब होता है बारीक, और हाइपर फाइन मतलब बहुत बारीक। अगर मान लो दो चीज़ें हैं जिनमें बहुत कम डिफरेंस है तो वो होता है हाइपर फाइन है, बहुत बारीक सी है। ठीक है ना, जैसे मान लो आपको लाइन ड्रॉ करो, क्या बोले कि बिल्कुल बारीक सी लाइन ड्रॉ करना, बिल्कुल फाइन लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, तो हाइपर फाइन का मतलब है ऐसी दो लाइन समझ लो जिनके बीच में गैप बहुत कम है। ठीक है, तो आपको ग्राउंड स्टेट का मतलब समझ आया, वो स्टेट जिसकी सबसे कम एनर्जी होती है। हाइपर फाइन मतलब ये लेवल्स एक तरीके से जिनमें बहुत कम गैप होता है। तो बेटा आप ये आगे अपनी हायर एजुकेशन के साथ पढ़ेंगे कि जो ये हमारा ग्राउंड स्टेट होती है ना, ये एक स्टेट नहीं होती, इसमें भी छोटे छोटे लेवल्स होते हैं कुछ। अब देखो, अब आपको ये पता है कि जैसे ये 2 लेवल हैं, अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, अगर इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी तो ये ऊपर वाले लेवल में जा सकता है। ठीक है, जैसे मान लो कि आपके पास एनर्जी है, अभी आप अपने से एक फ्लोर से ऊपर वाले फ्लोर पर चले गए। ठीक है, लेकिन मान लो कि आपको स्टे काम करना है, ग्राउंड फ्लोर पे करना था, आप वापस नीचे आएंगे। ये बहुत ही रफ सा एग्जाम्पल है, पर सुनिए। देखिए, ये हमारे पास बहुत सारे लेवल्स होते हैं एटम के अंदर। तो एटम कहाँ है तो अपनी ग्राउंड स्टेट के अंदर, लेकिन अगर उसको एनर्जी मिलती है तो कहाँ चला जाता है? ऊपर चला जाता है। पर क्या वो हमेशा ऊपर रहता है? नहीं। ये ग्राउंड स्टेट कौन सी होती है? ग्राउंड स्टेट मिनिमम एनर्जी की स्टेट होती है। तो क्या करेगा वो? वापस अपनी स्टेट में आना चाहेगा। तो देखिए बेटा, ध्यान से सुनिए, ये आपके लिए नई चीज़ है, पर आप फैमिलियर हो जाएंगे क्लास 11th में इसको पढ़ने के बाद। देखिए, हमारे पास बहुत सारे लेवल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप कर सकता है, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा सकता, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ऊपर जा सकता है। कब? तब उसको एनर्जी मिलेगी। लेकिन तब वो वापस आता है तो वो कुछ रेडिएशंस को एमिट करते हुए आता है। तब वो वापस आता है तो क्या करता है? एनर्जी को बाहर निकालता है। किसकी फॉर्म में निकालता है? रेडिएशंस की फॉर्म में निकालता है। मैं इसको समराइज कर रही हूँ, दोबारा देखो। आपको पता है कि एटम है, एटम में बहुत सारे लेवल्स हैं। अब इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल पे जा सकता है और वहाँ से वापस भी आ सकता है, वहाँ से वापस भी आ सकता है। तो जब वो वापस आएगा तो वो रेडिएशन को एमिट करेगा। ठीक है, तो देखिए, अब 1 सेकेंड वो टाइम होता है बेटा, ध्यान से सुनिए,
1 सेकेंड वो टाइम होता है जिसके अंदर सीजियम एटम कितनी रेडिएशंस बाहर निकाल देता है, 9192631770। इतना बड़ा नंबर तो आप याद नहीं रख सकते, ऑब्वियसली बात है, तो हम इसको अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं 9 × 10⁻⁹। अब देखिए बेटा क्यों नहीं बोला, अब आप सोच रहे हो मैम इतना बड़ा नंबर क्यों लिखा, आप पहले से ही लिख देते ना कि 9 × 10⁻⁹, कम से कम हमें देख के तो डर नहीं लगता ये क्या लिखा हुआ है। बट बेटा वही बात है, जो डेफिनेशंस हैं वो बिल्कुल प्रिसाइज होनी चाहिए, हम अपनी तरफ से कुछ चेंजेस कर ही नहीं सकते। पर आप चिंता मत करो, आपको ये रट्टे नहीं मारती, आपको बस ध्यान होना चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए कि ऐसी चीज़ें होती हैं, आप किसी को समझा सकें, ठीक है। रफली याद करने के लिए आप 9 × 10⁻⁹ वर्ड याद रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है कि सीजियम एटम है, उसमें लेवल्स बने हुए हैं और उन लेवल्स में जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो रेडिएशन बाहर निकलती है। तो 1 सेकेंड वो टाइम होता है जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 9 × 10⁹ रेडिएशंस बाहर निकल चुकी होती है, ठीक है। नेक्स्ट के ऊपर आते हैं करंट। करंट क्या होता है बेटा, हम अच्छे से जानते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जिसको करंट कहते हैं। ऐसे रेट क्या होती है, एम्पियर होती है। डिनोट किससे करते हैं, एक से डिनोट करते हैं। क्लास 10th के अंदर बहुत बार ये पढ़ा है, फिर क्वेश्चन आता था हमारे पास कि व्हाट इज 1 एम्पियर, फटाफट याद आया होगा कि 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, मतलब अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो कर जाए 1 सेकेंड के अंदर, उसको हम 1 एम्पियर बोलते हैं, ठीक है। एक तरीका है डिफाइन करने का 1 एम्पियर, बट ये SI सिस्टम जो है ना वो इसको नहीं मानता, इस डेफिनेशन को, उनके अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन रॉन्ग है। वो कहते हैं कि आप इस तरीके से अगर 1 एम्पियर को डिफाइन कर भी देते हैं ना, तो भी हम इसको वेरीफाई नहीं कर सकते, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई नहीं कर सकते। तो उन्होंने एक अलग डेफिनेशन बनाई, ये बेटा हम क्लास 12 में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल समझने के लिए देखिए, सपोज करो ये 2 वायर्स हैं, ये 2 वायर्स हैं और ये सिर्फ इतने साइज की नहीं है, इनफाइनाइट लॉन्ग है। कैसी है, इनफाइनाइट लॉन्ग। आप इनको कितनी भी दूर रख सकते हो। तो बेटा ऐसा है, मान लो ये 2 इनफाइनाइट वायर्स हैं और ये 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखी हुई है। कितने, 1 मीटर के डिस्टेंस पे, 1 मीटर के डिस्टेंस पे ये रखी हुई है और इनके अंदर करंट फ्लो कर रहा है। क्या फ्लो कर रहा है, करंट। देखिए बेटा आगे हम पढ़ेंगे 2 वायर्स जिनमें करंट फ्लो कर रहा है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करती हैं। जैसे चार्जेस अट्रैक्ट रिपेल करते हैं ना एक दूसरे को, ऐसे वायर्स भी करती हैं। तो मान लो ये 2 वायर्स हैं, इन दोनों वायर्स में करंट फ्लो कर रहा है, दोनों कहाँ रखी हुई हैं, 1 मीटर के सेपरेशन पे रखी हुई हैं। अगर दोनों को कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। अगर 2 वायर, कोई भी 2 वायर कंडक्टिंग वायर हैं, अगर दोनों इनफाइनाइट लॉन्ग हैं और 1 मीटर की सेपरेशन पे रखी हुई हैं और उनको इतना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, तो पक्का है कि उनके अंदर से 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा होगा। क्या बात समझ आ रही है, ठीक है। देखिए कि भाई 1 एम्पियर वो करंट होता है जो 2 वायर्स में फ्लो करेगा और वो 2 वायर अगर 1 मीटर की सेपरेशन पे हैं तो उनको इतना फोर्स एक्सपीरियंस होगा। इसको हम और अच्छे से पढ़ेंगे क्लास 12th के अंदर। आगे चलते हैं बेटा, टेम्परेचर। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट होती है केल्विन, यूजुअली हम डिग्री सेल्सियस का यूज़ करते हैं। तो केल्विन को डिफाइन कैसे किया गया, अब यहाँ पे भी आपके लिए एक नया वर्ड है, ट्रिपल पॉइंट। व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट, देखिए बेटा अब आपने ये पढ़ा है, आपने मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स पढ़े। अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूँ तो आप डेफिनेशन से ये पढ़ते हैं कि भाई आइस जैसे मेल्ट हो रही है, मतलब सॉलिड थी और वो किस में कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड में। तो जब मेल्टिंग प्रोसेस चल रही होती है तो उस टाइम पे हमारे पास दोनों स्टेट अवेलेबल होती है बेटा, सॉलिड स्टेट भी होती है और लिक्विड स्टेट भी होती है। पिघल रही है आइस, जैसे मान लो एक बाउल लो, उस पर आइस रखो और उसको मेल्ट होने के लिए छोड़ दो, तो आप कहेंगे देखो ये मेल्टिंग प्रोसेस है। छोटे बच्चों को समझाएंगे कि भाई देखो ये जो बर्फ़ है ना ये पानी में कन्वर्ट हो रही है, ये जो आइस है ये मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। तो मतलब कौन कौन से स्टेट प्रेजेंट है, दोनों स्टेट प्रेजेंट है। आइस की फॉर्म में सॉलिड स्टेट प्रेजेंट है और वाटर की फॉर्म में लिक्विड स्टेट प्रेजेंट है। तो ट्रिपल क्या होता है, ट्रिपल मतलब होता है 3। तो क्या ऐसा हो सकता है कि भाई वाटर की तीनों स्टेट एक साथ एग्जिस्ट करती हो? भाई 2 स्टेट तो हमने एक साथ देखी हैं, तब मेल्ट हो रहा होता है तो सॉलिड और लिक्विड एक साथ होती है, तब वाटर बॉयल हो रहा होता है तो लिक्विड और गैस एक साथ होती है, वेपर्स एक साथ होते हैं। तो क्या तीनों एग्जिस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं।
तब हम टेम्परेचर और प्रेशर को थोड़ा वेरी करते हैं बेटा, तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे वाटर की तीनों स्टेट एग्जिस्ट करती हैं। तो आप क्या समझे ट्रिपल पॉइंट से? ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे वो पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर होता है जहाँ पे वाटर की तीनों स्टेट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एग्जिस्ट कर सकती है। तो हम कहेंगे कि भाई वाटर को अपने ट्रिपल पॉइंट पे लेके जाओ, मतलब तीनों स्टेट को एग्जिस्ट करवा दिया। उस टाइम पे नोट करो कितना टेम्परेचर है, टेम्परेचर भी नोट हो गया। उस टेम्परेचर का डिवाइड कर दो किससे? 273.16, और उसको डिवाइड करने के बाद जो एक हिस्सा आएगा वो क्या कहलाएगा? 1 केल्विन। ध्यान से सुनिए, मान लो ये एक स्केल के हिसाब से मैं बता रही हूँ। जैसे मान लो ये टेम्परेचर एक स्केल है, तुमने टेम्परेचर मेजर किया और ये यहाँ तक पहुँच गया, तो इसके कितने हिस्से करने हैं? इसके 273.16 करने हैं, और उसका एक हिस्सा देखिए 1/273.16, मतलब अगर आप इतने टुकड़े करते हो तो उसमें से एक टुकड़ा 1 केल्विन कहलाएगा। किसके टुकड़े करने हैं? ये ट्रिपल पॉइंट के टेम्परेचर के करने हैं। पानी को पहले ट्रिपल पॉइंट पे लेके जाओ, वहाँ पे जो टेम्परेचर आएगा उसका 1/273.16 ही 1 केल्विन कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, यूनिट क्या होती है? कैंडिला। रिप्रेजेंट किससे करते हैं? सीटी से। इसको समझते हैं। अब जैसे मान लो कि आप पढ़ रहे हैं, आपने कोई भी एक सोर्स यूज़ किया है लाइट का, मतलब बल्ब जला रखा है, ठीक है, हो सकता है आप बाहर बैठ के पढ़ रहे हो, ऑटोमेटिक नेचुरल बल्ब जल रहा हो, सन हमारा, फिर भी चाहे कोई भी हो, चाहे नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल की बात हो रही हो, रेडिएशंस बाहर निकल रही है, लाइट बाहर निकल रही है। एक्चुअली लाइट रेडिएशन ही है एक तरीके की, रेडिएशंस बाहर निकल रही है। अब देखिए, अगर कोई छोटा बच्चा भी ड्राइंग बनाता है ना, और उसको ये बोल दो हमें ना सन बनाना है या हमें बल्ब बनाना है, तो वो क्या करते हैं? वैसे करते हैं, देखो कि भाई ये ना मेरा बल्ब, और इससे चारों तरफ लाइट बाहर निकलती है। आपको पता है कि इससे लाइट कहाँ निकलती है? चारों तरफ निकलती है। आपको चारों तरफ नहीं देखना, आपको सिर्फ एक डायरेक्शन में देखना है। सिर्फ कहाँ देखना है? एक डायरेक्शन में। ये देखो, आपको चारों तरफ नहीं देखना, आपको सिर्फ एक डायरेक्शन में देखना है। अब आप सोच रहे हो मैडम बल्ब तो जलाते, कितने वॉट का बल्ब जलाएं? ठीक है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जरूरी तो नहीं है ना कि सभी बल्ब से, सभी सोर्स से, मैं बल्ब भी नहीं बोलना चाहूँगी, सभी सोर्स से सेम लाइट निकले, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे फिक्स सोर्स ले रहे हैं। कौन सा? एक ऐसा सोर्स ले रहे हैं जिससे जो रेडिएशन निकलेगी उसकी फ्रीक्वेंसी 540 × 10⁻12। ये देखिए, आपको क्या करना है बेटा? आपको एक सोर्स लेना है। कैसा सोर्स लेना है? जिसकी फ्रीक्वेंसी 540 × 10⁻12 हर्ट्ज हो, और उस सोर्स से जो लाइट बाहर निकलेगी उसको ऑब्जर्व करना है, और सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में। कितने में? सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में। तो हम कहेंगे कि एक हमारे पास सोर्स है 540 × 10⁻12 हर्ट्ज का सोर्स है, उससे एक सिंगल डायरेक्शन में जो भी इंटेंसिटी निकल रही है रेडिएशन की वो 1 कैंडिला होती है। ठीक है, तो 1 कैंडिला इज द अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी, 1 कैंडिला इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी emitted by a source of 540 × 10⁻12 हर्ट्ज in one direction। यहाँ पे एक वर्ड और है मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक को आप शायद वर्ड पहले से भी समझते हैं। मोनो मीन्स होता है वन, और क्रोमेटिक मीन्स होता है कलर। तो एक कलर की, आपको पता है ना वाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं, तो आपको वाइट लाइट का सोर्स यूज़ नहीं करना, आपको मोनोक्रोमेटिक सोर्स यूज़ करना है। मतलब ऐसा सोर्स यूज़ करना है जिसमें सिर्फ एक ही कलर की लाइट निकले, वाइट लाइट ना निकले। समझ गए आगे आप कि भाई वाइट लाइट का सोर्स की बजाय कैसा सोर्स लेना है? मोनोक्रोमेटिक। मतलब हमारे पास एक बल्ब है, ऐसा समझ लीजिए, जो मोनोक्रोमेटिक है, इससे जो रेडिएशन बाहर निकल रही है उसकी इतनी फ्रिक्वेंसी है, तो जो 1 डायरेक्शन में निकलेगी, सिर्फ 1 डायरेक्शन के अंदर, उसको हम 1 कैंडिला बोलते हैं। और लास्ट आता है हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितना सब्सटेंस है, कितना अमाउंट ले रखा है आपने, जैसे है ना क्वांटिटी की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसकी ऐसे यूनिट होती है मोल। अब होता क्या है? देखो, आपको पता है हमारे डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, आइसोटॉप्स भी पता है आपको अच्छे से। तो कार्बन 12, कौन सा एलिमेंट उठाना है आपको? कार्बन 12 उठाना है। ठीक है, आपने कार्बन 12 लिया। मैम कितना कार्बन 12 लें? बोरा भर के ले लें? नहीं, सिर्फ 12 ग्राम लेना है।
कितना लेना है? 12 ग्राम। तो देखिए 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12, क्या लेना है आपको? 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। उसमें जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा ना, उसी को 1 मोल बोलते हैं। 1 मोल जिसको बोलते हैं, 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू 12 ग्राम ऑफ 12 कार्बन। मतलब कोई भी और सब्सटेंस अगर आपको चाहिए, उसमें उतना ही कंटेंट होना चाहिए, उतनी ही एंटिटी होनी चाहिए जितनी किसमें है? 12 ग्राम ऑफ C12। 12 ग्राम C12 के अंदर जो अमाउंट है वो 1 मोल कहलाता है। आई थिंक आपको ये बेटा समझ आई होगी। अगर आपको इनमें किसी में भी समझने में दिक्कत आई है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट्स कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा। कोशिश करिए इन सबको समझने की। रही बात इन पर्टिकुलर बड़े बड़े वर्ड्स की, तो आपको एग्जैक्टली रेक्टिफिकेशन नहीं करना, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपको सिर्फ आइडिया होना चाहिए। तो आप इसको अपने फेयर नोटबुक में नोट कीजिए, हमारी 7 डेफिनेशंस, और फिर हम चलते हैं आगे। देखिए आई थिंक आप सभी ने नोट कर ली है बेटा। अब इसके बाद हम अपने इम्पोर्टेंट पार्ट पे चल रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है? कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, अब जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें से क्वेश्चंस आपको मिलेगा ही मिलेगा। चाहे आप नीट का पेपर दे रहे हो, चाहे आप अपने कोई हायर एजुकेशन में पेपर दे रहे हो, इनफैक्ट आप चाहे कोई टीचिंग एग्जाम का पेपर दे रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट और सभी जगह काम आने वाले टॉपिक्स हैं। तो टॉपिक का नाम क्या है? मैम सस्पेंस खोल दीजिए। ऐसा क्या है जो हमेशा काम आएगा हमारे? वो है डायमेंशंस। चैप्टर का नाम क्या है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं फिलहाल? यूनिट्स एंड डायमेंशंस भी बोलते हैं इस चैप्टर को, वैसे यूनिट्स एंड मेजरमेंट भी बोल देते हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशंस भी बोलते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा डायमेंशंस। देखिए अब एग्जैक्टली इस वर्ड को बोलने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। जैसे मान लो ये 3 एक्सिस है हमारे पास। अगर कोई आपसे पूछे कि आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग एक्सिस कितनी है, तो हम देंगे 3 एक्सिस है हमारे पास, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। और आपको किसी भी पॉइंट को लोकेट करना होता है तो आप किसका यूज करते हैं? हम इन 3 एक्सिस का यूज करते हैं। देखो हर बार तीनों की जरूरत पड़ती है। अगर एक पॉइंट यहाँ पे है मान लो, तो आप कहेंगे ये तो सिर्फ एक्स एक्सिस पे है, इसका वाई कोऑर्डिनेट भी 0 है और इसका जेड कोऑर्डिनेट भी 0 है। अगर कोई चीज़ स्पेस में है तो आप कहेंगे इसमें एक्स कोऑर्डिनेट भी है, वाई कोऑर्डिनेट भी है और जेड कोऑर्डिनेट भी है। तो बेसिक चीज़ क्या होगी हमारे पास? एक्स वाई जेड। और एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में आप किसी भी पॉइंट को समझा सकते हैं। कई ऐसी चीज़ नहीं हो गई, ये तो हो गई हमारी बेसिक क्वांटिटीज और ये हो गई हमारी डिराइव क्वांटिटीज। मतलब डिराइव को हम बेसिक के टर्म्स में समझा रहे हैं। बेसिक कितनी है? यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? 3। और हमारे पास कितनी बेसिक क्वांटिटीज हैं? 7। तो क्या ये बात समझ आई बेटा कि हम अपने डिराइव क्वांटिटीज को किसकी मदद से समझाते हैं? फंडामेंटल की मदद से समझाते हैं। तो फंडामेंटल को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए ना भाई। जैसे हम कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे ही हम फंडामेंटल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास 7 डायमेंशंस ऑफ वर्ल्ड होते हैं। क्या वर्ल्ड बोल रही हूँ देखो बेटा मैं, हमारी इस दुनिया में जैसे 3 कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड, जैसे 7 वंडर्स हैं, तो ये हमारे 7 डायमेंशंस ऑफ वर्ल्ड हैं। जैसे कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में बेटा आप सारे पॉइंट्स को समझाते हो, ऐसे ही आपके पास रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए आपकी 7 फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटीज़ की। मैं क्वांटिटीज़ फिर से लिखती हूँ। हमारे पास है लेंथ, हमारे पास है मास, हमारे पास है टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अब देखिए लेंथ है, यूनिट होती है हमारे पास मीटर, यूनिट होती है केजी, यूनिट होती है सेकंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडिला और मोल।
ठीक है, अब देखिए, अब इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका भी है हमारे पास। तो हम कहेंगे 7 डायमेंशंस ऑफ वर्ल्ड क्या होती हैं, बेसिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्या है ये है हमारी रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, कि भाई जो हमारी 7 डायमेंशंस हैं, मतलब वो रिप्रेजेंटेशन है इसकी फंडामेंटल क्वांटिटीज की। तो एक रूल है बेटा, हम कभी भी डायमेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो आप इसको नोट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि डायमेंशंस आर रिप्रेजेंटेड इन स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। क्या मतलब है 7 डायमेंशंस का, वो तरीका जिससे हम अपनी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। देखिए, लेंथ के लिए होता है बेटा L, मास के लिए होता है M, टाइम के लिए होता है T, करंट के लिए होता है A, टेम्परेचर के लिए होता है K, और कुछ स्पेसिफिक बुक्स के अंदर इसको थीटा से भी करते हैं रिप्रेजेंट। ठीक है, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी होता है कैंडिला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए होता है मोल। देखिए, मैंने इन सभी को एक स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दिया, तो ध्यान रखना स्क्वायर ब्रैकेट में हमेशा डायमेंशंस पड़ी होती हैं। अब डायमेंशंस किस किस की हैं, अगर कहीं पे भी आपको ये लेटर दिख जाए तो इसका मतलब ये A किसके लिए आया है, किसको रिप्रेजेंट करने के लिए आया है, करंट को। कहीं पे भी आपको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में M दिख जाए, मतलब क्या है, मतलब वो मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या है बेटा, हमारी 7 डायमेंशंस ऑफ वर्ल्ड, जिसके बेसिस पे मतलब हम ये रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज की। ठीक है, अब ये तो है 7 डायमेंशंस ऑफ वर्ल्ड, लेकिन हमें जो टर्म पढ़नी है वो हमें पढ़नी है डायमेंशन। हमें क्या वर्ड पढ़ना है, हमें एक्चुअली 3 वर्ड पढ़ने हैं। डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, और डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है। 7 डायमेंशंस क्या होती हैं, 7 डायमेंशंस ऑफ वर्ल्ड वो रिप्रेजेंटेशन है इसकी फंडामेंटल क्वांटिटीज की। और डायमेंशन क्या होती है, देखिए अब इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। जैसे बेटा आपने वेलोसिटी सुना है, अब वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक तरीके की, बेटा डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं, एक तरीके की लेंथ है, और टाइम तो टाइम ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी को कैसे डिफाइन किया जा सकता है कि सम काइंड ऑफ लेंथ डिवाइड बाय टाइम। तो देखो वेलोसिटी किन फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, लेंथ पे डिपेंड कर रही है और टाइम पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, अब देखो इतना बड़ा लेंथ लिखने की बजाय हम क्या करेंगे, लेंथ को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं L से। T को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, T को रिप्रेजेंट करते हैं, सॉरी टाइम को किससे करते हैं, T से। अब देखिए लेंथ की पावर कितनी है 1, टाइम की भी पावर कितनी है 1। ठीक है, क्या मैं इसको ऊपर लेके जा सकती हूँ, तो पावर कितनी हो जाएगी -1। तो क्या बना, देखो L की ना पावर 1 है, T की पावर -1 है। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्या हमारी वेलोसिटी मास पे डिपेंड करती है, मास पे डिपेंड नहीं करती। तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, देखो मास पे डिपेंड नहीं करती, लेंथ पे डिपेंड करती है, टाइम पे भी करती है। टाइम क्या करती है -1। अब माइनस क्यों आया, क्योंकि कहीं ना कहीं टाइम कहाँ होगा, डिवाइड होगा। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले को डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं। क्या ये बात समझ आ रही है, देखो दोबारा से बता रही हूँ मैं। 7 डायमेंशंस ऑफ वर्ल्ड मतलब ये रिप्रेजेंट करने का तरीका, किसको, फंडामेंटल क्वांटिटीज को। ये तो स्टैंडर्ड है, ऐसे लिखना है। अब हम डिराइव क्वांटिटी पे आ जाते हैं। डिराइव फंडामेंटल की हेल्प से बताई जाएगी। तो वेलोसिटी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये एक तरीके की लेंथ है, ये टाइम है। लेंथ को L से करते हैं, टाइम को T से करते हैं। हम इस फॉर्मूले पे पहुंच चुके हैं। ऐसे एक फॉर्मूला और बनाते हैं, एक फॉर्मूला बनाते हैं हम किसका, एक्सेलरेशन का। तो देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, वो तो होता है
चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो देखिए भाई वेलोसिटी में चेंज करोगे तो वेलोसिटी तो मिलेगी हमें आखिरकार। अब वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या है तरीके से डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो आप वेलोसिटी को देखिए क्या था कि लेंथ था और टाइम से डिवाइड हुआ था। वेलोसिटी में क्या आई थी, एक लेंथ आई थी और टाइम था। ये तो वेलोसिटी के लिए है, ये किसके लिए है बेटा, वेलोसिटी के लिए। लेकिन एक्सीलरेशन में पहुंचने के लिए आपको टाइम से फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप एक बार और टाइम से डिवाइड कर दो तो क्या होगा, देखो एक तरीके से लेंथ को यूज कर रहे हैं हम और टाइम का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ये ऐसे इन्वर्ट होगा तो टाइम का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लेंथ को L से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को T से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है और हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। और क्या कह सकते हैं, लेंथ 1 पावर है, टाइम की पावर -2 है, मास पर डिपेंड नहीं करती तो मास की पावर 0। ठीक है, ये क्या निकाल दिया हमने, ये एक्चुअली हमने एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल दिया। क्या निकाल दिया बेटा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। लेकिन मैम आप तो डायमेंशंस पढ़ा रहे थे बेटा, यहाँ पे आपको पावर्स दिख रही हैं, किसी की पावर 0 है, किसी की 1 है, किसी की -2 है। यही डायमेंशंस है, यही क्या है, डायमेंशन। बोलते कैसे, एक्सेलरेशन में टाइम की क्या डायमेंशन है, एक्सेलरेशन में टाइम किस तरीके से रोल प्ले कर रहा है, -2। तो ये -2 क्या है, ये डायमेंशन है किसकी, टाइम की। कहाँ पे, एक्सेलरेशन में। तो क्या होती है हमारी डायमेंशंस, डायमेंशंस आर द पावर, डायमेंशंस ये पावर होती हैं। ये पावर कहाँ लगाई गई है बेटा, देखो m पे लगा रखी है, l पे लगा रखी है, t पे। m and t क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। तो ये पावर डिराइव पे लगानी है, फंडामेंटल पे लगानी है, फंडामेंटल पे लगानी है। ये ध्यान रखना, क्यों लगानी है, डिराइव को समझाने के लिए लगानी है। क्या बात समझ आ रही है, तो हम कहेंगे, लिखते हैं और अच्छे समझ आएगा कि दीज आर द पावर, these are the powers raised to the fundamental quantities to express derived quantity। देखिए डायमेंशंस क्या होती हैं, डायमेंशंस आर द पावर रेज्ड टू द फंडामेंटल। फंडामेंटल के ऊपर जो पावर लगाई जाती है एक डिराइव क्वांटिटी को समझाने के लिए, उसी को हम उसकी डायमेंशन कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। नेक्स्ट क्या वर्ड आता है हमारे पास, डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशन जब की बात करते हैं तो हम कहते हैं मास की डायमेंशन क्या है, लेंथ की डायमेंशन क्या है, टाइम की डायमेंशन क्या है, मतलब एक्सेलरेशन में। ठीक है ना। तो देखो डायमेंशनल फॉर्मूला ये पूरा का पूरा, जिसमें मास की भी इंफॉर्मेशन है, लेंथ की भी इंफॉर्मेशन है और टाइम की भी इंफॉर्मेशन है। मतलब ये क्वांटिटी किस तरीके से मास पे डिपेंड कर रही है, किस तरीके से लेंथ पे डिपेंड कर रही है, किस तरीके से टाइम पे डिपेंड कर रही है, ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन एक जगह पे है ना, यहाँ पे है। इसी को डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला इज ए फॉर्मूला विच कंटेन all the dependence of derived quantity on the fundamental। ठीक है ना, ये सारी की सारी डिपेंडेंस को एक्सप्रेस करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं। तो हम कहेंगे इट टेल अस हाउ ए derived quantity depend on fundamental। quantity ये एक वो छोटा सा पैकेट है, एक छोटा सा एक्सप्रेशन है जिससे पूरी तरीके से पता चल जाएगा कि मास से क्या रिलेशन है, लेंथ से क्या रिलेशन है, टाइम से क्या रिलेशन है। क्या ये बात समझ आ रही है।
अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कि एक वर्ड और आएगा आपके पास लास्ट कि डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है। ये था डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। अब आता है डायमेंशन इक्वेशन क्या होती है। डायमेंशनल इक्वेशन क्या पढ़ेंगे बेटा हम, डायमेंशनल इक्वेशन। देखिए बेटा अभी अभी जो आपके सामने फॉर्मूला निकाला था वो फॉर्मूला किसका था। जैसे मैं लिखती हूँ कि LT-1, सोचिए निरुद्ध वीडियो को बैक करके देखिए किसका फॉर्मूला आया था। ये क्या है समझ गए होंगे अब तो आप, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। ये LT-1 क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला है। किसका है, वेलोसिटी का। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का है, वेलोसिटी का। तो तब हम दोनों को इक्वल की फॉर्म में लिख देंगे, ऐसे बराबर का निशान लगा के उस क्वांटिटी को लिख देंगे और उसका फॉर्मूला लिख देंगे। इसी को डायमेंशनल इक्वेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन। देखो ध्यान से सुन लो, एक लाइन में जो एक पावर्स होती हैं उनको डायमेंशंस बोलते हैं। सभी को एक साथ लिख दिया जाए, स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया जाए तो उसको डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं। जिसका ये फॉर्मूला है उसको सामने लिख दिया जाए और इक्वल का साइन लगा दिया जाए, वो इक्वेशन हो जाती है। ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि व्हेन ए फिजिकल क्वांटिटी इक्वेटेड विद डायमेंशनल फॉर्मूला, जब डायमेंशनल फॉर्मूला और जिसका वो डायमेंशनल फॉर्मूला है उसको इक्वेट कर दिया जाए, बराबर रख दिया जाए, वो डायमेंशनल इक्वेशन कहलाते हैं। कोई आपसे डेफिनेशन नहीं पूछ रहा, समझने की बात बस ये है कि डायमेंशंस इन पावर को कहते हैं और ये डायमेंशनल फॉर्मूला। तो काम की चीज़ क्या है हमारे पास, ये डायमेंशनल फॉर्मूले काम की चीज़ है। तो पहले आप यहाँ तक नोट कीजिए क्योंकि आपको एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कि होती क्या है चीज़ें, रट्टे तो नहीं मारना, समझना तो है सारी चीज़ों को। तो इसको फटाफट नोट करो और फिर हम आगे डायमेंशनल फॉर्मूलाज करते हैं। अब जो क्वेश्चन जहाँ से आएंगे वो पार्ट स्टार्ट होता है। अभी तो थ्योरेटिकल पार्ट था जिससे हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी तो जरूरी है ना बेटा। ABCD नहीं सीखेंगे तो लेटर्स बनाना थोड़ी ना सीखेंगे, तो ये सारी चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, अब हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास वर्ड आता है लेंथ। अब लेंथ जो है वो तो खुद एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसकी डायमेंशन क्या है, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पे हम लिखेंगे उसकी यूनिट, क्योंकि एक्चुअली यूनिट से अभी जो मैंने आपको तरीका बताया था ना उसमें तो बहुत सा स्टेप लेने पड़ रहे थे। अब आप यूनिट से डायरेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दोगे। देखिए लेंथ यूनिट क्या होती है, मीटर, और लेंथ तो बेसिक है तो हमें पता है लेंथ को तो रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एक सिंपल एल से। अगर आप उसको और अच्छे से लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई मास पे कोई डिपेंडेंस नहीं है, लेंथ है लेकिन टाइम की कोई डिपेंडेंस नहीं है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एरिया। अब एरिया क्या होता है, दो लेंथ की मल्टीप्लाई होती है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो हम कहेंगे यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। अब ध्यान दो फटाफट, आपको फटाफट निकालने आने चाहिए, टाइम नहीं है ज़्यादा आपके पास। मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की, मतलब सारी डिपेंडेंस किसकी है, लेंथ की। लेंथ को किससे लिखेंगे, एल से। कितनी डिपेंडेंस है, बन गया डायमेंशनल फॉर्मूला। ऐसे ही वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। मीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ को, तो एल। ठीक है, इसके अलावा और क्या पढ़ेंगे, बिल्कुल क्वांटिटीज। अब आ जाओ क्लास 9th के हिसाब से या क्लास 11th के हिसाब से। डिस्टेंस, डिस्टेंस एक तरीके की लेंथ होती है, ठीक है। ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर, मीटर मतलब लेंथ की बात हो रही है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता तो डिस्टेंस ही एक तरीके का, मतलब ऐसा यूनिट होती है मीटर और डायमेंशनल फॉर्मूला होगा है। नेक्स्ट क्या पढ़ा इसके अलावा हमने, फिर हमने पढ़ी वेलोसिटी। अब देखो, अब जिसको भाई यूनिट भी याद नहीं हो, मान लो हो सकता है किसी बच्चे के दिमाग से स्लिप हो गई हो, तो या तो आप यूनिट याद रखो या फॉर्मूला याद रखो, तो
देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूनिट क्या बनी, मीटर पर सेकेंड। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बना, मीटर मतलब लेंथ, टाइम मतलब सेकेंड मतलब टाइम, लेकिन अपॉन में है तो पावर हो जाएगी माइनस में, ठीक है। नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो भाई, जो मीटर पर सेकेंड है इसको हम मीटर और सेकेंड -1 में तो लिखते हैं ना, ठीक है। तो थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है यहाँ पे, अच्छे से लिख देते हैं इसको। देखो वेलोसिटी के बारे में बात हो रही है, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की बात हो रही है। यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे देखो लेंथ, इसके लिए टाइम और इनवर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वांटिटी कौन सी होनी चाहिए, नेक्स्ट होनी चाहिए, सोचो बेटा, एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, एवरेज की बात कर लेते हैं। अब वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड और एक और सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए लेंथ, टाइम, टाइम अपॉन में है तो -2, ठीक है। सॉरी बेटा। नेक्स्ट चलते हैं क्वांटिटी नंबर 8। आप क्या देखोगे, फोर्स। फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है MA। यूनिट क्या होती है इसकी यूनिट होती है हमारे पास मास की kg, एक्सीलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला, मास के लिए आ गया m, और या तो आप ऐसे कर लो, एक्सीलरेशन का याद हो गया आपको L/-2, तो यहाँ पे लिख दो, ठीक है। अब उसके बाद देखो प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। यूनिट क्या होती है, अब आपको पता है एक यूनिट तो होती है पास्कल, बट एक यूनिट और भी होती है, कौन सी होती है, देखो फोर्स यूनिट क्या होती है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लिख दो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अपॉन में एरिया, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, तो एक मीटर से मीटर कैंसिल, क्या आंसर आया, ये आया kg, ये मीटर ऊपर जाके माइनस बन जाएगा और सेकेंड -2, मतलब kg पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फॉर्मूला बोलो, देखो kg मतलब मास की बात हो रही है, m, मीटर मतलब लेंथ की बात हो रही है, सेकेंड मतलब टाइम की बात हो रही है। आई थिंक अब आपको धीरे धीरे अच्छे से समझ आ रहा होगा बेटा क्या हो रहा है, ठीक है। अभी कुछ क्वांटिटी हुई हमारे पास, अब इसके अलावा बहुत सारी क्वांटिटीज होती हैं। अब कुछ और कहाँ से स्टार्ट करें, देखो ग्रेविटेशनल वाला चैप्टर पढ़ा था ना हमने। अब ग्रेविटेशनल फॉर्मूला में एक तो F था, फोर्स था, उसको हम जानते हैं G। तो भाई ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखो। देखो सबसे आसान तरीका है, तो आपको यूनिट पता होनी चाहिए, यूनिट पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप उसका फॉर्मूला लिखो। तो आपको पता है कि G का फॉर्मूला क्या होगा, G का फॉर्मूला होगा F(r²) अपॉन m1m2, ठीक है। अब यूनिट बनाओ इसकी, यूनिट कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे यूनिट बनाते हैं। फोर्स की क्या है, फोर्स की है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्टेंस मीटर स्क्वायर, ठीक है। मास और मास मतलब kg इंटू kg, kg का स्क्वायर, एक kg से kg कैंसिल, देखो क्या बचा, kg की तो पावर माइनस में जाएगी क्योंकि अपॉन में है, मीटर हो गया पावर 2 और पावर 1, मतलब मीटर 3 हो गया और सेकंड 2 हो गया माइनस में, ऊपर जाएगा ना बेटा। आप फॉर्मूला लिख दो, बिल्कुल आसान सा है। देखो क्या बनेगा, ये बनेगा m की पावर -1, मीटर मतलब लेंथ, l की पावर 3, s सेकेंड मतलब टाइम। क्या बात समझ आई? इसके अलावा और जो भी आपको ध्यान आता आ रहा है सभी को करना है आपको। अब आपको नेक्स्ट पढ़ना है, मान लो एनर्जी। नेक्स्ट है एनर्जी। तो आपके पास 1 मिनट का टाइम है, आप पहले एनर्जी के लिए इसकी ऐसा यूनिट लिखिए। अगर ऐसा यूनिट नहीं याद है आपको, मान लो, तो आप इसका फॉर्मूला लिखिए, कैसे भी करके आप निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अब एनर्जी आपको पता है कि वैसे तो ऐसा यूनिट जूल होती है, अभी जूल में तो मीटर सेकेंड ये सब कुछ नहीं आता, तो हम कैसे करें। तो आपको पता है कि एनर्जी हो या वर्क हो, एनर्जी हो या वर्क हो,
दोनों की यूनिट बिल्कुल सेम होती है। अब यूनिट सेम है तो फॉर्मूला भी सेम होगा बेटा, यूनिट सेम है तो फॉर्मूला भी सेम। अब देखो वर्क क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए फोर्स का क्या होता है, फोर्स का होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है देखिए वहां से मीटर, तो क्या होगा ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसको और अच्छे से लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकंड माइनस 2। अब देखिए किलोग्राम मतलब मास की बात हो रही है तो मास के लिए आएगा m, पावर कितनी है 1, मीटर मतलब लेंथ की बात हो रही है 2, सेकंड मतलब टाइम की बात हो रही है, तो ये बन गया डायमेंशनल फॉर्मूला। अब इस तरीके से आप और भी यूनिट्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब बेटा हम क्लास 11th की बात करें तो ये सारी चीज़ें तो हमने क्लास 9th में भी पढ़ रखी हैं या 10th में पढ़ रखी हैं, तो अगर हम उसके अलावा फॉर्मूलों की बात करेंगे तो देखो मैं आपको नाम बताऊंगी क्वांटिटी का, उसका फॉर्मूला समझाऊंगी और फिर आप क्या करेंगे उसकी डायमेंशनल फॉर्मूला को कैलकुलेट करेंगे। अब आपका काम आपका है, देखो पावर, अब पावर होती है एनर्जी अपॉन टाइम। अब देखो एनर्जी की यूनिट जस्ट ऊपर लिखी हुई है, इसको टाइम से डिवाइड कर दो बस, तो किसकी बन जाएगी हमारे पास पावर की यूनिट आ जाएगी। ठीक है, वैसे तो पावर की यूनिट हमारे पास क्या होती है वोल्ट होती है, पर एक जूल पर सेकेंड की होती है। अब इसके अलावा अब कुछ वर्ड्स हैं जो आपने शायद ना वेक्टर वाले चैप्टर में देखे होंगे, सुने होंगे। टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला होता है बेटा फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। वैसे तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, सॉरी टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों साइड वेक्टर लगाने चाहिए थे मेरे को, सिर्फ दिखाने के लिए आपको बताया है। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फोर्स का फॉर्मूला आपको यहाँ से पता है, ठीक है, फोर्स के लिए हमें पता है ml/t-2 होता है, और मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस मल्टीप्लाई करो तो एक चीज़ और मिलेगा, मैं इसका करके दिखाती हूँ क्योंकि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन और समझाना है। देखो फोर्स का क्या होता है, फोर्स का होता है ml/t-2। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, भाई डिस्टेंस तुम परपेंडिकुलर लो पैरेलल लो, है तो डिस्टेंस ही ना, तो क्या होगा l, क्या होगा m, l और l, l2 t-2। अब ध्यान से देखो ये सेम फॉर्मूला तो यहाँ पे भी आया है, मतलब जो एनर्जी का है फॉर्मूला, जो वर्क का फॉर्मूला है वो टॉर्क का भी फॉर्मूला है। इससे आपको ये पता चलता है कि फिजिक्स में ऐसी बहुत सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनका सेम डायमेंशनल फॉर्मूला है। यहाँ पे देखिए ml/t-2, तो वहाँ पे भी ml/t-2। तो इसका मतलब ये है कि आपको ध्यान रखना है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, आपको क्वेश्चंस दे देंगे, क्वांटिटीज दे देंगे और कहेंगे छांट के बताइए किस किस का फॉर्मूला सेम है डायमेंशनल फॉर्मूला। अब आगे बढ़ते हैं, देखो इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं बेटा, यहाँ पे हमारे पास कुछ सर्टेन चीज़ें आएंगी, जैसे आपने एक्सलेरेशन पढ़ा है ना, ऐसे ही। अच्छा मोमेंटम छूट गया अभी तो हमसे, मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता था, मास इनटू वेलोसिटी mv, आगे खुद बनाएंगे। अब देखो जैसे मोमेंटम होता है ना, ऐसे एंगुलर मोमेंटम भी होता है। ठीक है, ये बात समझ आ रही है। अब एंगुलर मोमेंटम, ये जो रोटेशनल चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर हम पढ़ेंगे। अब एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है बेटा कि वही हमारे पास p और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, p मतलब मोमेंटम की बात हो रही है। ठीक है, इसके अलावा और क्या होता है बेटा, टाइम आपने पढ़ लिया, टाइम को आपको सब कुछ पता है, ठीक है, लेकिन आपको एक और क्या करनी है, फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होती है 1/2 टाइम पीरियड, जिसका फॉर्मूला हर्ट्ज होता है, इसके लिए भी निकालनी है आपको। ठीक है, अब देखिए, अब इसके अलावा आप क्या निकालेंगे, एंगल का निकालेंगे, किसका निकालेंगे, एंगल का। अब एंगल क्या होता है, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस पढ़ा है ना आपने, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। इसके अलावा फटाफट याद करो कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं जो आपने पढ़ी है। भाई ये क्वांटिटीज हम पढ़ेंगे 10th में भी पढ़ी, 9th में भी पढ़ी, 11th में भी पढ़ेंगे। अब इसके अलावा कुछ ऐसी क्वांटिटीज बता रही हूँ जो आप सर्टेनली कहाँ पढ़ेंगे, यहाँ पे हमारे पास 11th क्लास में पढ़ेंगे। देखिए अब उसके अलावा कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं, उसके अलावा हमारे पास क्वांटिटी है बेटा, जैसे ग्रेविटेशन चैप्टर आएगा ना तो उसमें कुछ आएगी एस्केप वेलोसिटी। भाई है तो वेलोसिटी ना, तो वेलोसिटी चाहे कैसी भी हो, एस्केप वेलोसिटी हो या कोई और नाम हो, क्रिटिकल वेलोसिटी भी आती है कई हमारे पास, तो उन सभी की फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता है, उनके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, अब इसके अलावा आपके पास एक वर्ड आएगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसमें कुछ वर्ड्स आएंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन।
अब उसमें एक वर्ड आया स्ट्रेस, तो देखिए हम सबसे पहले स्ट्रेस को पढ़ते हैं। स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। आप सोच रहे होंगे प्रेशर का भी तो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, बिल्कुल सही बात है, फोर्स की और स्ट्रेस की सेम डायमेंशन होती है। अब देखिए अब आता है स्ट्रेन। अब स्ट्रेन अलग अलग टाइप का होता है बेटा, तो ऐसा होता है कोई भी एक डायमेंशन में चेंज इन वन डायमेंशन, अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। चेंज इन वन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। डायमेंशन मतलब लेंथ हो सकती है, एरिया हो सकता है, और क्या हो सकता है वही। तो आप सोच रहे होंगे ऊपर भी जो डायमेंशन है नीचे भी डायमेंशन है, कैंसिल हो जाएंगे। बिल्कुल सही सोच रहे हो, स्ट्रेन जो है वो यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। इसके अलावा हमारे पास और क्या वर्ड्स आते हैं, ये सब कुछ हमें 11th में ही पढ़ने हैं बेटा। एक आता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्या होता है बेटा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस का निकाल लोगे, स्ट्रेन का निकाल लोगे, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी आ जाएगा। एक वर्ड आएगा यंग्स मॉडुलस, वो भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए अब आपके पास मैं एक फॉर्मूला लिख रही हूँ, ठीक है, उस फॉर्मूले को ध्यान से देखना। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बेटा, एक ये बेसिकली जो हमारे पास आगे चैप्टर्स आएंगे ना 13 12 के आसपास आपके चैप्टर्स हैं, उनके अंदर आपको सारी चीज़ पढ़नी है। जैसे देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है E = H × न्यू। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो देखिए ये E है एनर्जी, ये H है प्लैंक्स कांस्टेंट, और ये है फ्रीक्वेंसी। तो देखो आप एनर्जी के बारे में जानते हो, आप फ्रीक्वेंसी के बारे में जानते हो, तो आप प्लैंक्स कांस्टेंट का फॉर्मूला भी तो बना सकते हो ना। अब प्लैंक्स कांस्टेंट होता है H, और H होगा E/फ्रीक्वेंसी। E मतलब एनर्जी। तो आप इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आता है। और आपको ये भी बताना है कि ये जो है H का फॉर्मूला किसके साथ मैच करेगा। आपके सामने जो क्वांटिटीज है ना, उनमें एक क्वांटिटी ऐसी होगी जिसके साथ ये फॉर्मूला मैच करेगा। अब इसके अलावा और आते हैं, अब ये तो हमने वो लगभग जो 9th में थोड़ा थोड़ा पढ़ा था वैसे हैं, ये सारी क्वांटिटीज़ नहीं है। सारी क्वांटिटीज़ मैं आपको एक लिस्ट के अंदर सेंड करूँगी, इसमें आप सभी का फॉर्मूला निकालना है। फिलहाल तो आपका होमवर्क ये रहेगा कि आपको ये फॉर्मूलाज कैलकुलेट करने हैं। अब जो इम्पोर्टेंटली इसके अलावा जो चीज़ें बची हुई हैं वो ध्यान से सुनो। ये सारी वो चीज़ें हैं बेटा जो यूजुअली हम मैकेनिक्स में यूज़ करते हैं। मोस्टली क्वांटिटीज़ वही लिखी हुई हैं जो मैकेनिक्स वाली हैं। अब हम चलते हैं जो सा हमने क्लास 10th में पढ़ा है, मतलब जो 9th में पढ़ी थी वो लगभग क्वांटिटीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम चलते हैं अपनी 10th की क्वांटिटीज़ पे। ये आपने नोट कर लेनी थी बेटा पहले से ही एज यूजुअल। इसने नहीं की है तो वीडियो बैक करके और फिर नोट कर सकता है। अब 10th क्लास के अंदर आपने क्या पढ़ा, 10th के अंदर आपने करंट पढ़ा, चार्ज पढ़ा, वोल्टेज पढ़ा मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा, उसके अलावा आपने रेजिस्टेंस पढ़ा, रेजिस्टिविटी पढ़ा। तो इन सब क्वांटिटी आपको आनी चाहिए। तो देखिए अगर हम करंट की बात करें तो करंट का तो डायरेक्ट है, तो ये तो फंडामेंटल है। अगर मैं चार्ज की बात करूँ तो आपको पता है चार्ज का फॉर्मूला होता है I/T। तो I का पता है, T का पता है, निकाल लोगे। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन पे आ जाओ। याद है डेफिनेशन आपको, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मतलब ऊपर तो वर्क डन है और नीचे क्या है, चार्ज। इसका भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास किसका, कि अगर मैं बात करूँ रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, V/I। पोटेंशियल डिफरेंस का निकाल के यहाँ पे पुट करना, और करंट का पता है आपको। अगर आपके पास रेजिस्टेंस आ चुका है तो आपको पता है एक फॉर्मूला होता है R = ρL/A। यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि ρ = RA/L। अगर आपको R का पता चल जाए तो आप यहाँ पुट कर देना। क्या ये बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से आप ये क्वांटिटीज में निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कोई कहे कि मैम रेजिस्टेंस को तो हम तब निकाल पाएंगे जब हमें पोटेंशियल डिफरेंस का पता होगा। और मान लो कोई बच्चा पेपर में पोटेंशियल डिफरेंस भूल जाए तो क्या वो पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालेगा? नहीं। क्या इसके अलावा फॉर्मूला है कोई हमारे पास? बिल्कुल है। आपको याद है हीट के 3 फॉर्मूले थे हमारे पास। तो हम कहते थे कि हीट प्रोड्यूस इन सर्किट, इसका फॉर्मूला होता है I²RT। अब हीट तो एनर्जी है बेटा, जब आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएगा। एनर्जी का फॉर्मूला याद
याद रखना आसान है, इम्पॉर्टेंट है, आपको करना भी है। तो आपको पता है हीट क्या है एक तरीके की एनर्जी है, ये करंट है, तो करंट का तो वैसे भी बेसिक होता है, ये टाइम है, ये भी बेसिक ही है, तो यहाँ से आप आर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज हैं, इनको आपको फेयर नोटबुक में करना है और सारे फॉर्मूले निकाल के देखने हैं। अगर आपको किसी भी यहाँ पे जो क्वांटिटीज लिखी है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट